अब आ जाओ फीडिंग सिस्टम ऑफ गोट्स। फीडिंग सिस्टम का मतलब हुआ कि किस किस तरह से इसको हम मैनेज करते हैं, किस किस तरह से इसको हम मैनेज करते हैं फीड। ये तो रिक्वायरमेंट हो गई। अब रिक्वायरमेंट के फुलफिल करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज टिथरिंग, अनदर वन इज एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ फीडिंग, थर्ड वन इज सेमी इंटेंसिव, फोर्थ वन इज इंटेंसिव। इसमें से सबके बारे में आपने सुना होगा और ये हर एक एनिमल के लिए लागू होता है। एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, सेमी इंटेंसिव या सेमी एक्सटेंसिव, और जो स्पेशल है दैट इज टिथरिंग। कोई मुझे बताएगा व्हाट डू मीन बाय टिथरिंग? टिथरिंग क्या होता है? सर इसके बारे में नहीं पता, मगर वो तीनों का पता है। तीनों के बारे में पता है, वेरी गुड। टिथरिंग कोई भी? दिस इज सिंपल इंग्लिश टर्म है, और इसको मैं अभी बताऊंगा तो आपको थोड़ी ये लगेगा कि यार तो मैं जानता था। हिंदी में समझाऊंगा तो बड़ा आसान हो जाएगा। ये तो टिथरिंग, खूंटी ठोकना समझते हो? खूंटा में ठोकना, ये फोटोग्राफ दिख रहा है Yes, आपको? sir. अब Yes, sir. याद रहेगा। गांव में क्या करते Yes, हैं sir. जो पुअर मैन है या जिनके पास नहीं है या जगह नहीं है या बहुत है, तो देख रहे हो यहाँ पे टायर में बांध दिया है, यहाँ पे कहीं पे बांध दिया है, और इतना लंबा रस्सी होता है, इतना ज्यादा उसका टाइम होता है कि जितना दूर वो चाहते हैं जाना उतना दूर ही जाने देगा। और वो सुबह में ऐसे या शाम, सुबह में इसको खूंटी ठोक दिया और शाम को फिर वहां से ले आते हैं और घर में रख देते हैं। ये भी एक सिस्टम ऑफ फीडिंग है ना। गांव में प्राय ऐसे ही होते हैं जिनके पास कोई साधन नहीं है, जिनके पास कोई ग्रेजिंग कराने वाला नहीं है। तो दिस इज अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ रियरिंग गोट्स। दिस इज नोन एज टिथरिंग। खूंटी ठोकना मतलब हिंदी में क्या कहोगे इसको? खूंटी ठोकना। खूंटे में ठोक देते हैं और वो उतना ही दूर में घूमते रहती है, अपना ग्रेजिंग करते रहती है, और उसके बाद कई बार यहाँ पे पानी भी दे दिया जाता है, कई बार दूसरे फीड भी दिए जाते हैं। और जहाँ मान लो कि आज यहाँ पे खूंटा ठोका, यहाँ पे उसने ग्रेज कर लिया, तो कल दूसरे जगह जहाँ पे अच्छा ग्रीन वेजिटेशन होगा वहां पे हम लेके चले जाते हैं। तो दिस इज अ सिंपल, ये कई बार न्यूट्रिशन वाली किताब में नहीं मिलेगा, पुरानी किताब में मिलेगा, लेकिन दिस इज ए प्रैक्टिकल मेथड ऑफ फीडिंग अ गोट, पार्टिकुलरली रूरल एरिया और पार्टिकुलरली बिहार में, जिनके पास एक दो बकरियां हैं, कोई चराने वाला नहीं है, कोई खिलाने वाला नहीं है, तो वो आसपास में कहीं भी जाके खूंटी ठोक के सुबह में ले आते हैं और शाम को ले आते हैं। ठीक है। और आप तो उसके बाद तो आप जान ही रहे हो सारा फीडिंग सिस्टम। इंटेंसिव का क्या मतलब हुआ? जो प्योरली हम घर में रख के करते हैं, दैट इज नोन एज इंटेंसिव सिस्टम और जीरो ग्रेजिंग सिस्टम। जीरो ग्रेजिंग का मतलब ग्रेजिंग से कंपेयर किया, एक्सटेंसिव जो है वो ग्रेजिंग से कंपेयर किया गया है कि एक्सटेंसिव में हम बाहर में रखते हैं, इंटेंसिव में क्या करते हैं? प्योरली इन हाउस मैनेजमेंट करते हैं, और इसी को क्या कहते हैं हम? इंटेंसिव सिस्टम ऑफ फीडिंग, कीपिंग गोट्स इन स्टॉल एंड फीडिंग देम इन कल्टीवेटेड फॉडर, जो भी हमारे पास अवेलेबल हो, चाहे वो कंजर्व फॉडर का मतलब हे और साइलेज होगा, और ग्रीन फॉडर हो और कंसंट्रेट, दोनों का जो मिक्सचर देते हैं, यहाँ भी 60-40 का रेशियो करते हैं। तो इस तरह के सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इंटेंसिव सिस्टम। इस दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस का क्या है? गोट्स गेट ऑप्टिमम न्यूट्रिशन। ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ कि जितनी जरूरत है उसी के हिसाब से हम फॉर्मुलेट करते हैं। दूसरा, जब हम इंटेंसिव सिस्टम ऑफ फीडिंग करते हैं तो हमें पता होता है कि किस एनिमल को कितना फीड कराना है। कई बार इसमें इंडिविजुअल फीडिंग भी कराते हैं, कई बार ग्रुप फीडिंग भी कराते हैं, कई बार कैटेगराइज कर देते हैं कि प्रेग्नेंट है तो अलग रख दिया, ग्रोइंग है तो अलग रख दिया, किड है तो अलग रख दिया। ठीक है। परफॉर्मेंस गुड इज गुड। क्यों गुड है? क्योंकि इसको न्यूट्रिशन अच्छा मिल रहा है। डो मैच्योर एट अर्ली एज। क्यों? क्योंकि बॉडी वेट जल्दी अचीव कर लिया। पैरासिटिक इन्फेस्टेशन इज लो। पैरासिटिक इन्फेस्टेशन लो का मतलब क्या होगा कि जब ग्रेजिंग आप कराते हैं, जैसे मैं किसी भी एनिमल के, किसी भी इंडोपैरासाइट, आप पैरासिटोलॉजी पढ़ रहे होंगे अभी, इंडोपैरासाइट के बारे में बात करो तो क्या होता है कि एग लेइंग हुआ, पैरासाइट का एग लेइंग होगा, वो फॉडर पे चला गया, फॉरेज पे चला गया, और वहीं पे वो बैठा रहता है, और जैसे ही एनिमल ग्रेज करने जाती है उसी तरह से फिर वो उसके फॉडर के थ्रू जो है वो पेट में चला जाता है, और फिर से वो अपनी साइकिल जो है वो पूरा कर लेता है। ट्यूनिंग परसेंटेज इज हाई, क्योंकि ऑटोमेटिक यहाँ पे फ्लशिंग हो जाती है, या यूं कह लो कि न्यूट्रिशन हाई है तो ओवुलेशन ज्यादा अच्छा होगा। मिल्क यील्ड इज हाई, यानी कि
सारे के सारे पैरामीटर जो है वो ऑप्टिमम हो जाते हैं, रेदर बेस्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसको इंटेंसिवली केयर करते हो और उसके न्यूट्रिशन को आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान देते हो। हाँ क्लास ले रहा हूँ, क्या कोई बात? डिसएडवांटेजेस क्या है? लेबर एंड कैपिटल कॉस्ट इज मोर। लेबर एंड कैपिटल कॉस्ट का मतलब ये देख रहे हो ना, जैसे ये बनाया कि स्टील का, रॉड का, लोहे का बनाया, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए मैनेजमेंट करना होगा, फीडर बनाना होगा, वाटर बनाना होगा। तो अपने फार्म पर भी जाके देखना, आई हैव मैनेज्ड इट वेरी वेल, गोट का फीडिंग का कैसे बनाते हैं, और देखना ये फीडर जो है ना उसमें हमने ऐसे बार वायर लगा दिया, मैंने एक बीच बीच में जगह दे दिया। क्यों? क्योंकि गोट का क्या बिहेवियर होता है, ये यहाँ से उछल के इसमें चली जाएगी और यहाँ से वहां घूमते रहेगी, और एक बार जब ट्रैम्पलिंग हो गया, एक बार गंदा हो गया तो दूसरा गोट उस पर, इसीलिए इतना ही जगह छोड़ते हैं, जैसे ये है ना, इतना ही जगह छोड़ते हैं जिसमें कि वो केवल फीड कर पाए, ना कि निकल के बाहर आ जाए। तो लेबर एंड कैपिटल कॉस्ट इज मोर एज कंपेयर टू एक्सटेंसिव, बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज आर लेस। क्योंकि जब ग्रेज कराते हैं 6 to 8 आवर, तो जो प्रॉपर एक्सरसाइज का टाइम है उसका वो मिलता है, और एक्सरसाइज ऑल्सो हेल्प्स इन ग्रोथ रेट। डिटेक्शन ऑफ हीट बाय टीजर इज डिफिकल्ट। अब यहाँ पे क्या करते हैं, टीजर समझते हो, टीजर बुल एक ऐसा फॉल्स, या यूं कह लो कि ब्रीडिंग कराना है, तो ब्रीडिंग कराने के बहुत तरीके होते हैं कि आपको पहले हीट डिटेक्ट करना होगा कि एनिमल जो हीट में आई है कि नहीं, कि वो रेडी है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि अब कई बार अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको पता नहीं चलेगा कि एनिमल हीट में आई है कि नहीं। जब हीट में नहीं आएगी तब तक आप उसका कंसेप्शन नहीं कराएंगे। तो बट इन केस आप ग्रेजिंग में क्या करते हैं कि मेल फीमेल को अगर हम दोनों को साथ में रखते हैं, तो वो मेल जो है वो फीमेल पे माउंट करता है, और आपको समझ में आ जाता है कि ये फीमेल जो है हीट में है, तो फिर आप अलग से आई करें या फिर नेचुरल मीटिंग कराएं। ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तीसरा है एक्सटेंसिव सिस्टम। एक्सटेंसिव सिस्टम समझते हो कि मोटे मोटे शब्दों में ये कह लो कि आपने अपने गांव में भी देखा होगा कि कुछ ऐसे नोमेड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने गोट, सीप या कई बार ऊंट को लेके आते हैं, कभी इस गांव में रह गए, कभी उस गांव में रह गए, जहां जहां उनको एक जगह मिलता है, जहां जहां ग्रेजिंग एरिया होता है, पूरे के पूरे एनिमल को वो ग्रेज करा देते हैं। ये प्योरली जो है वो एक्सटेंसिव सिस्टम हुआ। ये बड़ा अच्छा, मैंने एक फोटोग्राफ ढूंढ के डाला है कि क्या करते हैं वो, आज मान लो कि किसी एक एरिया में पास्चर उनको दिख गया कि यहाँ पे हम अपने गोट शीप को रख रहते हैं, तो वहां पे वो लेके चले जाते हैं, और वहां पे महीना भर या जितना दिन उनको समय लगता है वो वहां पे ग्रेज कराते हैं। जैसे ही वहां का पास्चर खत्म हो जाता है, पूरा अपना जो टोली लेके वो दूसरे गांव में चले जाते हैं। और मैं 5 साल तक कश्मीर में जॉब किया, तो वहां पे एक अलग ही नाम है, जिसको बोलते हैं बकरवाल। नाम ही उनका एक अलग अलग जो कहोगे ट्राइब कह लो। वो पूरा वो कभी घर में नहीं रहते हैं, वो ट्राइब है, वो सालों भर मूव करते रहते हैं, कभी जम्मू, कभी श्रीनगर, कभी राजस्थान, वो ऐसे मूव करते हैं, और उनके पास हजारों की संख्या में गोट होते हैं, और यही उनकी जीविका का साधन होता है। इसी का वो मिल्क निकालते हैं और इसी का पनीर बनाते हैं, मीट के लिए भी ये अवेलेबल है। और जहां भी गए वहां पे अपना टेंट लगाते हैं और एनिमल को ग्रेज कराते हैं, और फॉल सीलिंग या यूं कह लो कि बार्ब वायर और तार से उसको रात में टेम्पोररी उनको शेल्टर देते हैं। तो दिस इज नोन एज एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ गोट रियरिंग। इसमें क्या है कि इसमें 2-3 लोग लगते हैं, और पूरा का पूरा फ्लॉक लेके वो घेर के उसको चढ़ाते हैं। एडवांटेजेस क्या है, और इसमें क्या होता है कि गोट्स फाइंड अपॉर्चुनिटी टू ब्राउज फॉर लॉन्गर आवर। अब इंटेंसिव में करेंगे, सेमी इंटेंसिव में करेंगे तो क्या होगा, 4-5-6 घंटा किया, फिर उसको घर में ले आते हैं। यहाँ पे घर में लाना नहीं है, एक जो है इंक्लोजर में कहीं रखते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा देर तक वो ग्रेज कराते हैं, और कई बार तो इनको वो कुछ फीड देते भी नहीं है, क्योंकि इतना हाईली न्यूट्रिशियस डाइट होता है। जैसे इसको बोलते हैं, आप कभी पढ़ोगे या देखोगे, जब गर्मी का समय आता है ना कश्मीर में या कहीं भी पहाड़ी इलाका में, तो नीचे जो वैली है, जो प्लेन वाला एरिया, उसमें फॉडर कम होते हैं या ग्रास जो है वो कम होते हैं। लेकिन जो हाईलैंड होता है, जो ऊपर का एरिया होता है, जो पहाड़ होता है, वहां पे ठंडा के समय बर्फ जमा हुआ होता है, और गर्मी के समय वो बर्फ पिघलता है। पिघलने के बाद वहां का जो वेजिटेशन है, वहां के जो फॉडर है, या यूं कह लो कि वहां के जो पास्चर, वो बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं। तो इसीलिए जब गर्मी का समय आता है तो वो क्या करते हैं, वो ऊंचाई पे चले जाते हैं, और जब ऊंचाई पे जाते हैं तो दोनों चीज का फायदा हुआ। पहला फायदा क्या हुआ कि ऊंचाई पे जाएंगे तो गर्मी कम लगेगी। दूसरा फायदा क्या हुआ कि जो नीचे में वेजिटेशन नहीं है, तो उसको वो वहां पे हाईलैंड पास्चर उसको कहते हैं, वहां पे मिल जाता है। तो एडवांटेज क्या है, इजी एंड कन्वीनियंट मेथड है।
यूज ऑफ लो रिसोर्सेज, 2-3 लोग मिलकर उसका पूरा का पूरा, कई बार पूरी फैमिली रहती है इसमें, कुछ लोग खाना बनाते हैं, कुछ लोग लकड़ी काटते हैं, कुछ ग्रेजिंग करते हैं। लेस एक्सपेंसिव, क्योंकि इसमें कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट है नहीं, लेबर एक्सपेंसेस आर वेरी ले। इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय वे ऑफ मैन्योर एंड यूरिन ड्रॉप्ड बाय। अब बचपन में याद आता है कि कई बार जो है कैमल वाले बाबा आते थे या बकरवाल जो ये कहते वो आते थे, तो लोग क्या करते थे गांव में, बोलते थे कि मेरे खेत में आप जाके रहो। उसके पीछे रीजन यही होता था कि जब ये गोट और सीप वहां रहेगी तो उसके जो फीकल मटेरियल हैं, यूरिन है, ये दोनों न्यूट्रिशियस होते हैं और फर्टिलाइजर का काम करते हैं। तो जहां भी इसको रखते हैं वहां पे उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है। एंड हेल्प्स इन कंट्रोल ऑफ वीड्स बाय एनिमल। ये वीड्स को स्पेशली खाना पसंद करते हैं जो हार्मफुल नहीं है, तो इस तरह से वीड को भी हम कंट्रोल करते हैं। लिमिटेशन क्या है? अब आज के दिन में, पुराने जमाने में तो बहुत सारे पास्चर लैंड होते थे, बहुत, जिसको आप सरकारी जमीन कहते हो, वहां पे लोग ग्रेजिंग कर लेते थे। अब थोड़ा सा एग्रीकल्चर लैंड जो है सिकुड़ता चला जा रहा है, तो कई बार इनके लिए परेशानी हो जाती है कि बड़ा सा जगह नहीं मिलता है तो ग्रेज कैसे कराएंगे, और अवेलेबल नहीं होता है, तो ये थोड़ी डिफिकल्टी आने लगी है, खास करके प्लेन एरिया में, खास करके आपका जो सेंट्रल इंडिया है या नॉर्थ इंडिया है। फ्लक्चुएशन अवेलेबिलिटी ऑफ फीड फ्रॉम रीजन टू रीजन। जैसे मैं बात करूं कि गर्मी के समय में राजस्थान में क्या होगा, मिलेगा ही नहीं कुछ फॉडर, कुछ मिलेगा ही नहीं वेजिटेशन, तो इनको क्या करना होगा, फिर जम्मू कश्मीर के साइड में जाना होगा जहां पे कि ठंडा है, जहां पे कि फॉडर मिलता है। पुअर न्यूट्रिशनल अवेलेबिलिटी टू एनिमल रिस्ट्रिक्ट प्रोडक्टिविटी। कई बार अगर गर्मी के समय में वेजिटेशन अच्छा नहीं है, फॉडर अच्छा नहीं मिला, पास्चर अच्छा नहीं मिला, देन इट कैन लीड टू डिक्रीज इन फर्टिलिटी, डिक्रीज इन प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये मिनिमम पे जितना मैक्सिमम ले सकते हैं वो लेते हैं, बट दिस इज माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ये देखो नेचुरल ब्राउजर है, ये नेचुरल ग्रेजर है, तो इनको अगर नेचुरली सब कुछ मिलता रहेगा, ग्रीन वेजिटेशन मिलता रहेगा, तो जनरली कोई डिफिशियंसी नहीं होती है। तो दैट वाज अबाउट एक्सटेंसिव सिस्टम। अरे सेमी इंटेंसिव हो गया क्या? अच्छा सॉरी, एक्सटेंसिव समझ गया। अब आपने जो पूछा था कि ब्राउजिंग किसको कहते हैं, दिस इज नोन एज ब्राउजिंग। ब्राउजिंग का मतलब कि कई बार एक फोटोग्राफ अच्छा देखा था कि एक डॉगी है, डॉगी के ऊपर एक गोट ने दोनों पैर ऊपर रखा और वो पेड़ का जो छिलका होता है ना, बार्क होता है, बार्क भी खाता है, वो अपनी ऊंचाई को अचीव करने के लिए डॉग के ऊपर पैर रख दिया और खाता है। दिस इज नॉन एज, यानी कि ऊपर का जो फॉलिएज होता है उसको खाने की कोशिश करता है, ट्विग्स खाने की कोशिश करता है, इसीलिए इसको हम ब्राउजर बोलते हैं। आप समझ गए कि ब्राउजिंग और ग्रेजिंग में क्या फर्क हुआ। ब्राउजिंग और ग्रेजिंग में फर्क इतना ही है, ब्राउजिंग और ग्रेजिंग में फर्क इतना ही हुआ, ग्रेजिंग जो होता है वो प्लेन पे होता है, नीचे मुंह झुका के होता है, और ब्राउजिंग जो होता है ऊपर की तरफ होता है। कई बार मैं थोड़ा इनसाइट देता हूँ गांव का, कि बकरी के कारण जो है ना पड़ोस में बहुत झगड़ा होता है, भेड़ के कारण नहीं होता है। उसके पीछे रीजन क्या है कि गोट अगर आसपास में है और आपने कुछ सब्जी लगा रखी है, कोई भी भिंडी मिर्ची कुछ भी लगा रखा है, तो गोट जैसे ही खोलेगी ना तो वो क्या करेगी कि ऊपर का जो कोपल वाला होता है, जो बड होता है, उसको बहुत पसंद है, गोट को बर्ड्स बहुत पसंद है, और इसीलिए ये बहुत बूसी एरिया में, बहुत झाड़ी में घुस के जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे, वो खाना शुरू करती है। तो वो क्या होगा, एक प्लांट खा लाए तो कोई बात नहीं, वो जितने भी प्लांट होते हैं ना उसका ऊपर का जो, जिसको आप कहते हो कि बड है, वो सारा का सारा खा लिया। तो जैसे ही पूरा खा लिया तो फिर झगड़ा शुरू हो जाएगा कि ये पूरा जो आपने मेहनत किया था ना वो वहीं पे सीज हो जाता है। लेकिन जब सीप होगा तो क्या होगा कि नीचे का जो एरिया वाला चीज होगा उसको खाएगा, वो ब्राउजिंग नहीं करता है। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन ब्राउजिंग एंड ग्रेज। ठीक है, समझ में आ गया। ब्राउजिंग, इनके पास ये एक तरीका होता है खाने का, ऊपर की तरफ वो निकल के खाना शुरू करते हैं। लीव्स एंड ट्यूब्स को ये ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, इसके कारण वीट कंट्रोल भी होता है। एक और चीज जो मैं गोट एंड शीप में डिफरेंस बताना चाहता हूं कि इनके पास टैनिन को पचाने की क्षमता ज्यादा होती है। टैनिन, क्योंकि ये ट्री लीव्स को ज्यादा खाते हैं, तो ट्री लीव्स को ज्यादा खाएंगे तो क्या होगा, ट्री लीव्स में एक एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होता है, इसको आप टैनिन कहते हैं, प्रोटीन को बाइंड करता है, तो ये टैनिन को ज्यादा पचाते हैं एज कंपेयर टू सीप। दूसरा क्या होता है, इनका रिटेंशन टाइम भी ज्यादा होता है, इसलिए फाइबर को ज्यादा यूटिलाइज कर पाता है एज कंपेयर टू सीप।
तीसरा चीज, ये इसेंशियल वाइल को ज्यादा पसंद करता है, इसेंशियल वाइल को, इसलिए इनके में पैरासिटिक लोड कई बार अगर इसेंशियल वाइल या कुछ इस तरह की चीजों को खा लिया तो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये ब्राउजिंग का इतना ही मकसद है कि ऊपर की तरह मुंह करके खाया, तो ये एक इनका फीडिंग बिहेवियर है, एंड दिस इज नोन एज ब्राउजिंग, जो कि किस किस में होता है, गोट में होता है नेचुरली, और दूसरा कैमल में होता है, और वाइल्ड लाइफ में अगर कहें तो जिराफ में होता है। ठीक है, ब्रॉज। अब तीसरा आ जाओ, जब आपने इंटेंसिव और एक्सटेंसिव दोनों कर दिया तो सेमी का मतलब आधा 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 ना, तो सेमी इंटेंसिव क्या हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। क्या करते हैं इसमें, 4 to 6 आवर आप ग्रेजिंग कराते हैं और उसके बाद हम स्टॉल फीड कराते हैं। उसके बाद जो घरों में जो इंटेंसिव वाला थी, आधा देर क्या कर दिया, कुछ देर तक हमने ग्रेजिंग करा दिया तो एक्सटेंसिव का पार्ट हो गया, और कुछ देर उसको हम क्या करते हैं, इनसाइड हाउस रखते हैं, तो इन हाउस रखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इंटेंसिव। तो दोनों का जो मिक्सचर हो गया तो उसको क्या कह देते हैं हम, सेमी इंटेंसिव सिस्टम ऑफ फीडिंग। तो ये डिपेंड करता है कि क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ फीड कैसा ऑफर कर रहे हैं, या जो ग्रेजिंग के लिए एनिमल को छोड़ा था वो कैसे, तो इसी दोनों के ऊपर इसका निर्भर कर, क्योंकि इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है इंटेंसिव का, क्योंकि अगर इंटेंसिव खराब है और एक्सटेंसिव सही है तो भी पुअर है, इंटेंसिव सही है एक्सटेंसिव खराब है तो भी पुअर है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका सिस्टम कैसा, क्योंकि ये मिडवे होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव का, लेकिन जनरली ये एक्सटेंसिव से ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि वहां पता नहीं होता है कि क्या फीड कराना है। और मान लो कि इसमें एक और खास बात है कि मुझे पता है कि अभी जो गोट ग्रेज करके आई है उसको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिला है, या ग्रेजिंग एरिया जो है वो पुअर है, वहां पे बहुत ज्यादा फॉडर नहीं है, बहुत ज्यादा पास्चर नहीं है, तो क्या करेंगे, उसके हम कंसंट्रेट के मिक्सचर को बढ़ा देंगे ताकि उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए, जबकि एक्सटेंसिव में ये चीजें नहीं हो पाती है। ठीक है, ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं सेमी इंटेंसिव, दोनों जगह से इसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। और मैनेजिंग मीडियम टू लार्ज फ्लॉक डिपेंड करेगा कि आपके पास कितनी फैसिलिटी है। कल्टीवेटेड फॉरेज का भी यहाँ यूज कर लेते हैं, खास करके कि जब गर्मियों के समय में या जबकि स्कार्सिटी होती है, देन वी कैन यूज कल्टीवेटेड फॉरेज या जिसको आप फॉडर कहते हो। ठीक है, और इस पे कम खर्च में, कम खर्च का मतलब क्या हुआ, अगर मैं तीनों में कम खर्च का कॉस्ट के बारे में इन्वॉल्वमेंट कहूँ तो सबसे कम किस में होगा, एक्सटेंसिव में होगा, सबसे ज्यादा किस में होगा, इंटेंसिव में होगा, और इसमें क्या होगा, मिडवे होगा, क्योंकि इसमें कुछ देर ग्रेजिंग हो रहा है और कुछ देर जो है वो आप फीड एंड फॉडर पे रख रहे हैं। आई थिंक दैट वाज ऑल अबाउट गोट न्यूट्रिशन, एंड इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि आपको पढ़ने की जरूरत है। इवन इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन आप पूछिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, जो मैं पूछता हूँ, कोई भी टीचर पूछेंगे, पहला चीज फ्लशिंग, दूसरा चीज क्रीप फीडिंग, वीनिंग एज, ड्राई मैटर इनटेक कितने दिनों पे कितना होता है, खास करके लैक्टेटिंग डॉग में, ब्राउजिंग, कोलेस्ट्रम फीडिंग, यही 4-5 चीजें जो हैं वो बार बार इसमें पूछी जाती है। ठीक है, जिसमें कि फ्लशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह कैटल में आप चैलेंज फीडिंग पढ़ते हो, उसी तरह पोल्ट्री में फेज फीडिंग पढ़ते हो, फिर पोल्ट्री में एक और चीज पढ़ते हो आप, रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग पढ़ते हो। तो ये सारी फीडिंग जो है वो फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, ये यहाँ से लेके आगे तक पूछे जाते हैं। तो फीडिंग का कौन कौन सा स्पेशल मेथडोलॉजी है या स्पेशल जो टर्मिनोलॉजी है वो जरूर पढ़ लेना। नाउ योर टर्न, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरी? सभी यही हो ना? हेलो? यस यस सर। हो गए? यस सर यस। अच्छा, एक कहावत सुना ना, श्रोता सन्न वक्ता प्रसन्न, कई बार। और इसमें तो बहुत अच्छा है कि आप इधर सो भी गए तो पता भी नहीं चलेगा, मैं खुश हूँ कि बहुत शांति से लोग सुन रहे हैं, है ना? अच्छा है। सो भी गए तो कोई बात नहीं, कभी कभी सो भी जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, सही सो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अच्छा है, टेक सफिशिएंट रेस्ट, और एटलीस्ट जो मोबाइल वाला युग है ना, उससे थोड़ा सफिशिएंट रेस्ट लो, बहुत देर नहीं करना है, जितना जरूरत हो। और जब ज्यादा इधर उधर मन भटकने लगे तो पढ़ाई वाला जो है ना चैनल खोल लो, देखो तुरंत ही मन उग जाएगा।
आप लोग ब्राउज करते हो, सर्च करते हो यूट्यूब वगैरह, मैं जो ढूंढ ढूंढ के भेजता हूँ आपको, आप लोग सर्च करते हो खुद से? यस सर। कितने लोग बोलेंगे? सभी? यस सर। करना चाहिए। जब आपका मन ना लगे ना, तो बहुत सारे रीडिंग मटेरियल अवेलेबल है, बहुत सारी बुक अवेलेबल है। और मैं तो, मेरे पास एटलीस्ट 150 बुक मैंने डाउनलोड किया है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के। पढ़ नहीं पाता हूँ, लेकिन बुक का शौक जरूर पालिए, जो भी मन करे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि न्यूट्रिशन ही पढ़ो, न्यूट्रिशन तो सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट भी मन करे ना, फिलॉसफी, हिस्ट्री, सिविक्स, धर्म की गाथा, जो भी फिक्शन, नॉवेल, जो भी मन करे। बट आपका जो रीडिंग हैबिट है ना, वो फीडिंग हैबिट की तरह होना चाहिए। और ब्राउजर नहीं, ग्रेजर होना चाहिए। ब्राउजर का मतलब मैं ये समझता हूँ कि बस ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, नहीं, ग्रेजर होइए। कोई सवाल? सर फीडिंग तो बता दिए कि ऐसे ऐसे खिलाना है, बनाएंगे कैसे सर? बनाएंगे तो बताया ना, वो तो जो पिछला क्लास में 3 घंटा पढ़ाया वही तो है। कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? कंसंट्रेट मिक्सर तो बना लेंगे ना आप तो। किसी भी जैसे मैं अभी आपको यही दिखाता हूँ, अभी बताया ना, कृपरासन बनाना है। कृपरासन बनाना है तो आप इसको कैलकुलेट करना, अभी बैठ के कैलकुलेट कर लो आप कि कितना सीपी आ रहा है, कितना टीडीएन आ रहा है। ठीक है, इसका हमें पता करना चाहिए, पता होना चाहिए कि कितना प्रोटीन होता है। प्रोटीन कटने के बाद आप डिसाइड करना शुरू करोगे, करते करते आपको पता चल जाएगा कि प्रोटीन कितना है। एक सर ये कंसंट्रेट, सीपी और टीडीएन, अच्छा ये अमाउंट दिया हुआ ना सर, 40-70 हाँ ये अमाउंट है ना सर? हाँ, ये 2 तरह का, मैं बताना भूल गया, ये 2 तरह का राशन है। 2 तरह का राशन है। एक में देखो इतना चेंज किया, एक में फिश मिल दिया, फिश मिल दिया तो मैं इसको कम कर दिया। एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल ऐसे ऐसे आप बहुत बना सकते हो। अब जीएनसी की जगह सोयाबीन ले लो, जीएनसी की जगह कुछ और ले लो, व्हीट ब्रांड की जगह राइस पॉलिश ले लो। ये आपने क्या करना है, 2 चीजें हो गई। एक तो रफेजेस हो गया। अब मैं इंटेंसिव के बारे में बात करूं कि पहले क्या किया, जो एक सिंपल सा प्रिंसिपल है कि 2/3 1/3 वाला। तो कंसंट्रेट मिक्सर आपने बना लिया, कंसंट्रेट मिक्सर का मैंने स्पेसिफिकेशन दे दिया, कृपरासन में 22 होगा, उसके बाद धीरे धीरे घटाते चले जाते हैं। और कंसंट्रेट मिक्सर बना लिया, उसके बाद 2/3 जो है वो रफेजेस से पूरा करेंगे। रफेजेस में फिर 3/4 1/4 जो आपने पढ़ा होगा ग्रीन और ड्राई से पूरा करेंगे। और जो बचा हुआ अमाउंट है 1/3 वो हम कंसंट्रेट मिक्सचर से पूरा करेंगे। ठीक है, यही तो प्रिंसिपल है, सब में वही प्रिंसिपल लगता है। तो ये कंसंट्रेट मिक्सचर बनाने का तरीका बताया, कितना अच्छा आप बनाना चाहते हैं। और ये बेसिक्स, आपको कुछ ना याद रहे ये भी बता दोगे ना तो मोर देन सफिशिएंट है। और एक क्लास और लूंगा जो केटल के लिए स्पेसिफिक होगा, जहां पे कि 3 चीज हम बार बार बताते हैं। एक, कोई भी सीरियल ग्रेन्स, कोई भी एग्रो इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट और कोई भी प्रोटीन का सोर्स, उसको इक्वल अमाउंट में कर दो, 30 या 33 और ये 2% मिनरल मिक्सचर और 1% कॉमन साल्ट, ये बन के तैयार हो जाएगा। एक साधारण सा मिनरल मिक्सचर बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये पूछ रहे थे ना आप कि कैसे खिलाएंगे। शुरुआत के 3 महीने का तो ये डाइट चार्ट बता ही दिया आपको। शुरुआत के 3 महीने में तो ऐसे ही होंगे। 3 महीने के बाद जब ग्रेजिंग शुरू हो जाएगा तो उसके साथ ग्रेजिंग भी होगा और ग्रेजिंग के साथ साथ कंसंट्रेट मिक्सचर भी देंगे। और अगर प्योरली इंटेंसिव है तो वहां पे क्या करना होगा, ग्रीन पाउडर, ड्राई पाउडर और उसके साथ साथ कंसंट्रेट मिक्सचर देगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? सर प्रैक्टिकल हो जाता ना तो ज्यादा, मतलब फार्म में हम लोग प्रैक्टिस कर लेते तो हाँ क्लियर हुआ। यहाँ आके प्रैक्टिस करोगे या मैं ऑनलाइन करवाऊं? अभी के बारे में बताओ। प्रैक्टिकल डाइट जो है, जैसे अभी बताया ना, मैं फिर से बताऊंगा आपको। कैटल का भी, बफेलो का भी, सीप का भी, गोट का भी और पोल्ट्री का भी। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा पेशेंस बियर करना होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, मैं जो एक मास मूवमेंट देखता हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ पिछले इतने सालों का एक्सपीरियंस। अब आपका एग्जाम आ गया,
अब आप परेशान हो गए, मैक्सिमम लोग परेशान हो गए कि अब तो एग्जाम आ गया, क्यों सर इतना समय बर्बाद करें। बहुत लोग अपने मन सोच रहे हैं जल्दी खत्म करे, मैं जाऊँ और थोड़ा आराम करूँ, फिर से जो पुराने वाले नोट्स हैं उसको उल्टाऊं, क्योंकि अब तो क्विज आ गया। यही होता है ना। तो जब आप अनरेस्ट हो जाते हो तो फिर मुझे पढ़ाने में मजा नहीं आता है। तो जब फॉर योर नॉलेज से अगर हम करना है तो आप एग्जाम के बाद भी कर सकते हो, लेकिन कंफर्टेबल होना चाहिए। पहला चीज जो प्रैक्टिकल वाला चीज है, बड़ा मुश्किल होता है यहाँ से हमको समझाना, बोर्ड वर्क पे ज्यादा है। और मैंने अभी अब मैं शुरुआत कर रहा हूँ, अभी एक वो इंटरेक्टिव वाला जो है ना बोर्ड खरीद रहा हूँ, और ये बना बना के मैं यूट्यूब पे डालूंगा, और 2-4 बैच के बाद मैं ऐसे कहूँगा कि मेरा यूट्यूब पे देख लो बस काफी है। तो प्रैक्टिकल अगर आप आमने सामने हो तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जैसे कंसंट्रेट मिक्सचर बनाना थोड़ा बहुत तो सिखाई दिया ना, उसी तरह ये बनाना सिखा दूंगा कि प्रिपरेशन। सर कंसंट्रेट मिक्सर आपने बनाया सिखाया ना सर, तो सर एक बार मतलब अब जैसे हम लोग तो 3 का सीखे ना सर, तो मिनरल मिक्सचर कॉमन सॉल्ट वगैरह भी कंबाइन करके वो बता देते एग्जांपल के साथ, तो मतलब थोड़ा सा और हम लोग इम्प्रूव हो जाते। नहीं बता देंगे, मैं सॉफ्टवेयर वाला भी दिखा दूंगा। मैं सोचा कि ये मेरा सिलेबस जो अनटच न रहा, इसलिए मैंने कर दिया। अब नेक्स्ट वीक अगर आप समय दोगे, या फिर एक मुझे ऐसे ही डिसाइड करके दे देना, शाम में रात में कभी भी आपको लगे तो मुझे बताना, मैं फ्री हूँ, उस पर डिस्कस करेंगे कि कैसे बनाते हैं। मेरे पास बहुत सारे बने हुए हैं, और मैं कॉमर्शियली भी फॉर्मुलेशन देता हूँ, तो मैं आपको वो वाला दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ मिलाते हैं, कौन कौन से उसमें कंसंट्रेट मिक्सर में क्या क्या चीज़ें उसमें रहती है, वो बता दूंगा आपको। हिट एंड ट्रायल तो है ही, सॉफ्टवेयर बेस कैसे हिट एंड ट्रायल तो ज्यादा अच्छा है सर, हाँ हिट एंड ट्रायल ज्यादा बेस्ट है। प्रैक्टिकल आपको किसी भी जगह पे कर सकते हो, जिसके लिए किसी चीज़ की जरूरत नहीं। दूसरा, मैं आपको एक ऐप का फॉरवर्ड करूंगा, ऐप बनाया है मेरे एक जूनियर ने जम्मू में, तो वो ऐप मैं किसी को भी लिंक दे दूंगा, उसमें देखना कि कैसे बनाते हैं। एक और भी है, एनआरसी का ऐप है, एनआरसी का ऐप है जो कि हाई में अमेरिकन लोग उसको फॉलो करते हैं। ये सारे चीज थोड़ा सा ना ब्राउज किया करो इंटरनेट पे, बहुत अच्छा रहेगा। आपको सीखो कुछ भी, पैथोलॉजी ही सीखना है ना, तो पैथोलॉजी के उतने स्लाइड ये ना दिखा पाएंगे जितना आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। लीजन के जितने लीजन के स्लाइड्स आपको मिल जाएंगे, बहुत क्लियर हो जाएगा। आपने 50 स्लाइड देख लिए ना उसके, कौन कौन से पैथोलॉजिकल लीजन है, तो आप कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं। इनके पास हो सकता है उतना ना हो। इसी तरह न्यूट्रिशन में भी बहुत सारी किताबें भरी पड़ी है, बहुत सारे विद्वान लोग लेक्चर अपना अपलोड किए हुए हैं। तो एक जो एप्ट होता है ना पढ़ने का एप्ट, वो बनाइए। मेरा इतना ही मकसद है। मैं कितना पढ़ा दूंगा, मैं 10 घंटा भी पढ़ाऊंगा तब भी कुछ ना कुछ छूट जाएगा। तो एक गाइड कर सकता हूँ कोई भी टीचर का, लेकिन आप में पढ़ने की हैबिट हो जाएगी ना, तो मुझे लगता है सब कुछ क्रैक कर पाओगे। फिर जो है ना, टीचर की सिंपैथी नहीं चाहिए, फिर क्या हो जाएगा, एम्पैथी। डिफरेंस समझते हो? सिंपैथी और एम्पैथी में डिफरेंस समझते हो? एनीवन? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी और एम्पैथी? इतना में तो नेट से ढूंढ लेते हैं। सर सिंपैथी का मतलब कि बस ऊपर ऊपर से किसी को सहानुभूति दे रहे हैं, और एम्पैथी का मतलब कि उसको मतलब हम फील कर रहे हैं, उस चीज को फील कर रहे हैं, है ना। that is a major concern, या यूं कह लो कि it contains gratitude as well, है ना। सिंपैथी में तो हो सकता है कि आप मुंह लटका के आओ, सर नंबर तो बहुत कम आ गया, तो क्या करें, अच्छा कोई नहीं। सर झूठा भी, हाँ तो चलो भाई कोई बात नहीं, झूठा भी हो सकता है झूठा सिंपैथी। भी हो सकता है, और जो एम्पैथी होता है ना वो झूठा नहीं होता है। तो ये जो एम्पैथी वाली बॉन्ड है ना, उसको अचीव करने की कोशिश करिए, सिंपैथी नहीं। अब ऐसा है तो ऐसा हो गया, ठीक है। कोई सवाल, या फिर अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना। नथिंग मोर? नो सर। चलिए वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट हो आप लोग, आई एम हैप्पी। एनीवे, थैंक यू सर। और इसको यहीं पे खत्म करते हैं, और जो कुछ बचा हुआ रह जाएगा मेरे टॉपिक के अलावा, जैसे मैं कैटल फीडिंग, एक बार पोल्ट्री फीडिंग भी थोड़ा सा पढ़ा दूंगा कि कैसे वो रहते हैं। जैसे इसमें फेज फीडिंग पढ़ा आपने, फेज फीडिंग, PHAC, फेज फीडिंग नहीं? नो सर।
नो सर। नो सर। और रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग? हाँ सर, जानते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग कब करवाया जाता है। कब करवाया जाता है, क्यों करवाया जाता है? पहले तो रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग करवाया जाता है वो लेयर जब लेयर स्टेज में आ जाती है तब, कि वो ज्यादा मोटी ना हो जाए, अंडे कैसे देगी, इस तरह का कुछ है। और कुछ? ठीक है, थोड़ा सा अप्रोच तो सही है, कुछ तो सुना है। और जैसे मेरा क्लियर कट अब जो क्वेश्चन होगा, जो ग्रोअर होती है उनको रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग नहीं करवाया जाता, क्योंकि उनको जल्दी ग्रो करके और मार्केट में इसको कर सके। जैसे अभी मैं पूछूंगा कि ट्यूनिंग के लिए क्या करते हैं? ट्यूनिंग कराना है गोट में, शिप में, तो क्या यूज करते हैं? एक ऑब्जेक्टिव हो गया, एक सब्जेक्टिव हो गया। तो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? ट्यूनिंग परसेंटेज बढ़ाना है। तो उसके लिए अभी बताया ना एक फीडिंग मेथड। क्या, कौन सा फीडिंग मेथड करते हैं उसको? फ्लशिंग। फ्लशिंग तो सर सब में करते हैं ना, मतलब ब्रीडिंग से पहले जो फीडिंग करवाया जाता है उसको फ्लशिंग बोलते हैं। हाँ, तो उसका मकसद क्या है? जस्ट टू इंक्रीज ट्यूनिंग हाँ, मतलब परसेंटेज, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोजेनी। ओव्यूलेशन को बढ़ाने के लिए। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि ओव्यूलेशन को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा राशन दे दो, तो फ्लशिंग का उल्टा क्या हो सकता है? रिस्ट्रिक्टेड नहीं हुआ, रिस्ट्रिक्टेड उल्टा लग रहा है ना, एड लिबिटम का उल्टा रिस्ट्रिक्टेड हो गया। तो रिस्ट्रिक्टेड क्यों कर देते हैं ऐसा? एक तरफ तो हम ट्यूनिंग परसेंटेज चाह रहे थे, एक तरफ तो हम ओव्यूलेशन ज्यादा चाह रहे हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं? एक तो बताया आपने एकदम अपने कोड में, मोटी हो जाएगी मुर्गी तो अंडा कैसे देगी। और बोलो। नो आई लाइक इट। मतलब देखो, एक एक्सप्रेशन होना चाहिए, और एक्सप्रेशन तभी होगा ना। दो तरह के बच्चे होते हैं, एक जो मैंने नोट्स बता दिया, वो अंतिम में भी ढूंढेंगे बहुत बच्चे, सर वो वाला पीपीटी भेज दो, मुझे खुद भी अंदाजा नहीं होता। और इसलिए मैं पहला काम क्या करता हूँ, देखो मैं रात के 2 बजे ये वाला पीपीटी अपलोड कर दिया हूँ स्लाइड शेयर पे। मेरे 30 स्लाइड शेयर पे अपलोड है, वो देश विदेश से मुझे आते हैं कि सर मुझे पीपीटी भेज दो, मैं भेज देता हूँ जिसको भी बच्चे को भी जरूरत होती है। तो फिर वो लास्ट में पूछेंगे सर वो पीपीटी कहाँ है, तो मुझे खुद भी याद नहीं रहता है कि कहाँ गया पीपीटी मेरा, क्योंकि एक के ही 4-5 वर्जन मिल जाते हैं। तो एक तो होता है कि बस रट्टा मार लिया कि जैसे सर ने बताया, एक वो समझना जैसे इसने बताया। तो इसके थोड़ा सा मैं फिर से पढ़ाऊंगा। रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग क्या होता है कि जब प्री ले स्टेज होता है, प्री ले स्टेज का मतलब जब लेयर जो है अंडा देना शुरू करने वाली है, तब वहां पे क्या करते हैं? 18 वीक से पहले। 18 वीक से पहले, किसी में 20 भी होता है, 24 से पहले करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन ब्रीड। प्लायमाउथ रॉक है तो अलग होगा, और व्हाइट लेगहॉर्न है तो अलग होगा। तो वहां पे क्या करते हैं, इसको ध्यान से सुनो, याद हो जाएगा आपको। दोबारा ये मुझे रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग नहीं बताना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्टेड का मतलब वो रिस्ट्रिक्ट करना, जैसे आपको हॉस्टल में रिस्ट्रिक्ट कर जाता 6 बजे के बाद नहीं जाना है, उसके भी कुछ मकसद होते हैं। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट का मकसद क्या है कि जो बॉडी वेट गेन हाई हो रहा था, या बॉडी वेट गेन होगा, बॉडी वेट गेन ऑप्टिमम आएगा, उसके बाद एग लेइंग शुरू हो जाएगी, तो उसको कहता है कि नहीं कुछ देर के लिए रुको। उसके पीछे 2 ही मकसद होता है। पहला मकसद होता है यूनिफॉर्म एग साइज। क्या हुआ? यूनिफॉर्म एग साइज का मतलब क्या हुआ कि आपने जो अंडे देखे होंगे कभी, अगर शुरुआत में कभी सुना होगा, देखा होगा कि जो शुरुआत का जो अंडा होता है वो 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम का होता है। जैसे जैसे 3, 4, 5 दिन, 6 दिन होते हैं तब वो ऑप्टिमम आता है। तो वो जो डिले कर देते हैं तो उससे क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म हो जाता है, सबका एक जैसा हो जाता है। और दूसरा क्या हो जाता है, बड़े बड़े अंडे होते हैं, यूनिफॉर्म एग साइज एंड लार्जर एग प्रोडक्शन। क्योंकि जो छोटा वाला अंडा होगा ना, फिर वो बिकता नहीं है किसान का, वो टूट जाता है, या यूं कह लो उसकी मार्केट वैल्यू नहीं है। तो 2 चीज हो गया। और उसको अचीव करने के लिए एक वर्ड आता है, उसको बोलते हैं डिलेइंग ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। सेक्सुअल मैच्योरिटी से यहाँ लेयर में क्या मतलब हुआ, जैसे ही सेक्सुअल मैच्योरिटी होगा तो एग लेइंग शुरू होगा, तो उस सेक्सुअल मैच्योरिटी को हम थोड़ा डिले कर देते हैं। और डिले करने के बाद क्या होगा, अब जो एग लेइंग शुरू होगा वो एक ही साथ बड़े बड़े अंडे देना शुरू कर देगी। तो यहाँ पे अगर हम फ्लशिंग कहते हैं तो ट्विनिंग हो गया। अगर मैं आपको कॉलम में पूछूं तो फ्लशिंग इज इक्वल टू, या यूं कह लो प्रोपोर्शनेटली, या जो आप मैच कराते हो। लेकिन अगर रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग होगा तो आप लिखोगे यूनिफॉर्म एंड लार्जर एग साइज। और दूसरा चीज क्या होगा,
डिस्ट्रैक्शन का मतलब हुआ डिले इन सेक्सुअल मैच्योरिटी। ठीक है, उसी तरह फेस फीडिंग होता लेस देन 1 मिनट। और कोई सवाल है तो पूछो, समय का पूरा यूज। सर टूलिंग क्या होता है? टूलिंग कहाँ लिखा है? टूलिंग कहाँ यस लिखा सर, है? अभी आपने कहा ना। सर आप ही तो भी बोल रहे थे टूलिंग, ट्यूनिंग ट्विनिंग, सॉरी सर, ट्विनिंग। ट्विनिंग। एक साथ 2 बच्चे, अरे ट्विन नहीं जानते हो? सियामीज ट्विन, जुड़वा बच्चा। यस सर, सर जुड़वे यस बच्चे सर, वो जानते हैं। अच्छा, मुझे बोलने में प्रोनाउंसिएशन टूलिंग हो गया। ट्विनिंग, ट्विनिंग, ट्विन। हाँ सर, ट्विनिंग मतलब सर एक साथ 2 बच्चे हम करा सकते हैं, मतलब अगर चाहे तो। चाहे तो, इसलिए न्यूट्रिशन अच्छा देते हैं तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ कुछ